नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें हिस्ट्री के विषय में हमने चर्चा किया था। कुछ क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे अवध था या पंजाब था या हैदराबाद था या मैसूर था, तो इन सब के बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कशन किया था आप लोगों के बीच में। और आज जो हम लेकर के आए हैं वो संविधान का पार्ट है, और संविधान में जो एक करंट का मुद्दा चल रहा है, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम नगर निकाय के बारे में कुछ 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक अच्छा है, करंट में भी ये सारे मुद्दे चल ही रहे हैं, तो नगर निकाय से 15-20 क्वेश्चन है और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप आइए और जुड़िए और इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ये जो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस नगर का मेयर, किस नहीं होगा, किसी नगर का मेयर होगा। किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होता है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा सा नगर निगम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें जो चर्चा करनी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, नगर क्षेत्र की बात हो रही है। नगर क्षेत्र, तो नगर क्षेत्र के अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। नगर क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आपका नगर निगम भी आ जाएगा, नगर निगम भी आ जाएगा और नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर पंचायत और नगर पालिका भी आ जाएगी, नगर पालिका परिषद भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि नगर क्षेत्र में नगर निगम भी है, नगर पंचायत भी है, नगर पालिका परिषद भी है, छावनी बोर्ड भी इसमें आ जाएगा। और नगर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे नगर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे न्यूनतम संख्या। नगर क्षेत्र के लिए जो न्यूनतम संख्या डिसाइड की गई है, तो न्यूनतम संख्या जो होगी 5000 होगी। 5000 न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। और इसमें 75% ऐसे लोग होने चाहिए जो गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, अर्थात वो खेती का काम या कृषि का कार्य न कर रहे हो। उसमें 75% गैर कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। और जिसका जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व जो होना चाहिए वो आप बताएंगे 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नगर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषता है। नगर क्षेत्र में नगर निगम भी आ जाएगा, नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर पालिका परिषद भी आ जाएगी और छावनी बोर्ड भी आ जाएगा। और नगर क्षेत्र की अपनी कुछ विशेषता है, अर्थात न्यूनतम संख्या इसमें 5000 होगी और उसमें 75% ऐसे लोग होंगे जो गैर कृषि कार्य से जुड़े होंगे। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगी। ये नगर क्षेत्र की अपनी एक खासियत है, एक अपनी पहचान है। और भारत में जो पहला नगर निगम माना जाता है, तो भारत का सबसे पुराना जो नगर निगम है, सबसे पुराना जो नगर क्षेत्र है या नगर निगम है, वो आप बताएंगे मद्रास है। सबसे पुराना नगर निगम मद्रास है और इसकी स्थापना 1687 में की गई थी। और फिर उसके बाद आपने सुना होगा 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसमें 3 और नगर निगम जोड़े गए थे। मतलब मद्रास तो रहेगा ही रहेगा, मद्रास, बम्बई और उसके बाद तीसरा कोलकाता, उस समय कलकत्ता कहते थे इसको। तो ये 3 पुराने नगर निगम का गठन 1773 अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो जैसे ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना जो नगर निगम है वो मद्रास है,
और उसके बाद फिर 73 में 2 और नगर निगम की यहाँ पर स्थापना हो गई। बम्बई है और कोलकाता है। और उसके बाद आप ये पहले से ही पढ़ चुके हैं कि स्थानीय सुशासन का जो जनक है वो जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फिर बाद में आपने सुना होगा कि 74वां संविधान संशोधन किया गया, और 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था 1993 में, और इसमें एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसमें 18 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए थे। जैसे 243 पी से लेकर के 243 जेड तक 18 नए अनुच्छेद भी इसमें जोड़े गए। तो कुल विषयों की संख्या 18 है। और आप ये कह सकते हैं कि ये चर्चा 1993 की है। और फिर इसमें नगर निगम को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इस समय त्रिस्तरीय नगर निकाय की व्यवस्था की गई है। पहला जैसे नगर पंचायत है, पहला नगर पंचायत, दूसरा आप बताएंगे नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद है, और तीसरा जो है वो आप बताएंगे नगर निगम है। नगर निगम है जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसके सबके चुनाव चल रहे हैं। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इसे 3 स्तर पर डिवाइड किया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो नगर पंचायत में जो जनसंख्या है वो आप बताएंगे न्यूनतम 30,000 से लेकर के 1 लाख तक है, 1 लाख तक है। और नगर पालिका परिषद जो है वो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है। और जो नगर निगम है ये 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम लोग नगर महापालिका कहते हैं या नगर निगम भी कहते हैं। तो इसकी आबादी 5 लाख से अधिक होगी। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यहाँ नगर निकाय की व्यवस्था की गई वो 3 स्तर पर है। छोटा पार्ट नगर पंचायत है जिसकी संख्या 30,000 से लेकर 1 लाख तक, नगर पालिका परिषद 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक है, और तीसरा है नगर निगम 5 लाख से लेकर के जो अधिक जो क्षेत्र हैं उनकी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो इसमें अब ये देखना है कि अपने पास जो है वो कितने नगर निगम है। तो कुल नगर निगम, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या 17 है। और नगर पालिका परिषद, तो नगर पालिका परिषद टाउन एरिया जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या 200 है, 200 नगर पालिका परिषद है। और जो नगर पंचायत है तो नगर पंचायतों की संख्या आप बताएंगे 545 है। तो नगर निगम हो गए 17, नगर पालिका 200, नगर पंचायत 545 है। ये इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा इसका चुनाव कराया जाता है, और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होता, उसी के नेतृत्व में यहाँ पर कराया जाता है। और इन तीनों के जो सदस्य होते हैं, नगर निकाय के जो सदस्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 3 प्रकार, पहले निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित होते हैं, और दूसरे जो होते हैं पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य हो गए, मतलब स्थायी नहीं होंगे बल्कि अस्थायी होंगे। और तीसरे जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, और मनोनीत जो किए जाते हैं ये राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा इनका मनोनयन किया जाता है। पदेन सदस्य वो होते हैं जो उस नगर पंचायत या नगर पालिका के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, चाहे लोकसभा के सांसद हों, चाहे विधानसभा के सदस्य हों, चाहे विधान परिषद के। तो कहने का मतलब है जिस नगर पालिका क्षेत्र में या जिस नगर निगम के क्षेत्र में या जिस नगर पंचायत के क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो वहाँ के जो
राज्यसभा के या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं या वहाँ के विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य हैं, वो सब पदेन सदस्य माने जाएंगे, अर्थात स्थायी नहीं होंगे बल्कि अस्थायी होंगे। और वहाँ पर राज्यपाल द्वारा कुछ विशेषज्ञ लोगों को नॉमिनेट भी किया जाएगा। तो ये 3 जो नगर निकाय है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित, पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य। और मनोनीत जो किया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस पर जो हम लोग चर्चा करनी है वो आप बता सकते हैं कि देखिए, अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर। तो उत्तर प्रदेश में जो मेयर का चुनाव हो रहा है तो वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये सच्चाई है इसमें। तो ये प्रथम नागरिक होता है नगर का, जिसकी संख्या 5 लाख से अधिक है, उसको नगर महापालिका या नगर निगम के नाम से जाना जाता है। और इसका चुनाव राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होता है और यह नगर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो नगर निगम है वो कानपुर है। तो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, जैसे गाजियाबाद हो गया, अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, या जैसे मान लीजिए और भी इलाहाबाद हो गया। तो ये सब नगर निगम है। तो यहाँ पर नगर का प्रथम नागरिक जो होता है वो मेयर होता है, ये सही है। और यह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। यह कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, स्थायी तो है नहीं लेकिन 5 वर्ष के लिए जो आता है ये निर्वाचित होकर के, तो वहाँ पर पदेन सदस्य होने की वजह से ये वहाँ का चेयरमैन भी होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन भी होता है वर्किंग कमेटी का। तो यह वर्किंग कमेटी का एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, ये सत्य है। तो तीसरा भी सही है। कार्यपालक मशीनरी पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो जो कार्यपालिका है तो कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है, मेयर का नहीं होता है। तो देखिए, जो मेयर है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। पहले अधिवेशन के 5 वर्ष तक इसका पूरा कार्यकाल होता है और यह नगर का प्रथम नागरिक होता है और यह नगर का पदेन सदस्य भी होता है। स्थायी नहीं है लेकिन नगर निगम का पदेन सदस्य होता, पद के रूप में अस्थायी तरीके से वहाँ पर वो सभापति के रूप में, सदस्य के रूप में होता है। तो पदेन सभापति भी है, सदस्य भी है, लेकिन कार्यपालिका मशीनरी पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। पूरा नियंत्रण कार्यपालिका पर इसका नहीं होता है। रियल में देखा जाए तो इस पर जो नियंत्रण होता है वो मंत्रिमंडल का होता है, राज्य के मंत्रिमंडल का होता है। तो पहला सही है, नागरिक होता है, पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। चेयरमैन होता है, ये भी सही है, लेकिन नियंत्रण इनका नहीं होता, सरकार का नियंत्रण होता है, मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। चौथा गलत है। तो इसमें पहला सही, दूसरा सही और तीसरा, ये सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसको आप पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अमेंडमेंट एक्ट से, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम था जिसे नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है? संवैधानिक दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि सरकार की जवाबदेही, कार्यपालिका की जवाबदेही बढ़ जाए। और जब सरकार की जवाबदेही बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि उसमें पारदर्शिता की संभावनाएं भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें 73वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो पंचायत से था, ये तो गलत है। ये नगर निकाय का पूछ रहा है, ये गलत है। 74वां संविधान संशोधन ये सत्य है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन आप बताएंगे, इसको लाया गया था 1992 में लाया गया था और 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी थी, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी थी और 1 जून
1993 को इसे लागू कर दिया गया था। तो जो जो नगर निकाय से संबंधित अमेंडमेंट किया गया है वो 74वां है। तो नगर निकाय का 74वां है 93, और पंचायती राज व्यवस्था का 73वां है, वो भी 93 है। उसे जो लागू किया गया था 24 अप्रैल को, लेकिन इसे नगर निकाय जो लागू किया गया था 1 जून 1993 को इसे लागू कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति दे दी गई है? तो 74वां संविधान संशोधन आपको करना होगा। 74वां संविधान संशोधन करके इसे और 18 नया आर्टिकल बना दिया गया है, 12वां अनुसूची लाया गया है, और आप कह सकते से एक नया पार्ट जोड़ा गया। तो नगर निकाय के लिए अगर पूछा जाए कि नगर निकाय किस भाग में आता है तो भाग जानना जरूरी है। तो इसका भाग जो है वो 9A है, 9 का है, और आर्टिकल 243 P से लेकर के 243 Z तक इसका प्रावधान है। 18 नए आर्टिकल जोड़ दिए गए, 12वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई है। तो इस तरीके से इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड सही है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1 जून 1993 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था, सेकंड है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसको पढ़िए, समझिए। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? इसमें से कौन भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? जैसे नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जनगणना के अनुसार सही नहीं है? नगर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए नगर क्षेत्र में जो है वो नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर पालिका परिषद भी आ जाएगी, नगर पालिका परिषद भी आ जाएगी, और नगर निगम भी आ जाएगा, नगर निगम भी आ जाएगा, और छावनी बोर्ड भी इसमें आ जाएगा। जो सेनाओं के बटालियन होते हैं जो वहाँ पर उनके लोग रहते हैं, तो वहाँ की संख्या को छावनी बोर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूनतम संख्या 5000 से कम होनी चाहिए, और 75% लोग जो है वहाँ के गैर कृषि कार्य में लगे हुए हों, न्यूनतम संख्या 5000 हो। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसके साथ साथ 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका घनत्व होना चाहिए। तो उसी के आधार पर इस क्वेश्चन को आपको हिट करना है। तो देखिए क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए कौन सा निष्कर्ष भारतीय जनगणना के अनुसार सही नहीं है? इसमें यह पूछ रहा है कि नगर निकाय से संबंधित, अगर किसी क्षेत्र को नगर निकाय से संबंधित जोड़ना हो तो इसमें जनगणना के अनुसार कौन सही नहीं है? तो जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। मैंने बताया कि नगर क्षेत्र निर्धारित करने के लिए नगर पंचायत भी हो सकता है, नगर पालिका भी हो सकता है, नगर निगम भी हो सकता है, छावनी बोर्ड भी हो सकता है, अनुसूचित एरिया कमेटी हो सकता है। ये सत्य है। पहला सत्य है, जिसकी जनसंख्या घनत्व, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, ये भी सही है। मैंने बताया कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए न्यूनतम संख्या 5000 होनी चाहिए, ये भी सही है। और जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी हो। तो मैंने कहा था, अभी आपको बताया था कि नगर क्षेत्र से वो जुड़ेगा जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो और 75% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हों, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो। तो इसमें 60% दिया गया है, 60% नहीं होना चाहिए बल्कि 75% होना चाहिए। तो ये सही नहीं है। बाकी चौथा ऑप्शन तो सही है, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो चौथा सही है। इसमें पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। थर्ड
थर्ड इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 60% नहीं होता है, 75% होगा, तो इसका थर्ड हो जाएगा। अर्थात किसी भी नगर क्षेत्र को घोषित करने के लिए नगर निगम हो चुका हो, नगर पंचायत हो चुका हो, छावनी बोर्ड हो चुका हो, अनुसूचित एरिया कमेटी हो चुका हो, तो इसलिए पहला सही है। जनसंख्या कम से कम 5000 हो, ये भी सही हो। 60% पुरुष गैर कृषि कार्य में ना हो, 75% होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए, ये सही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें स्थानीय निकाय दिया हुआ, उधर नगर कस्बा दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही टैली नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं मिल रहा है। तो देखिए लखनऊ जो है ये छावनी परिषद भी है और लखनऊ नगर निगम भी है, दोनों है, नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम है, ये सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, बल्कि गाजियाबाद जो है नगर निगम है या नगर महापालिका है, क्योंकि इसकी आबादी 5 लाख से अधिक है। काकोरी नगर पंचायत है, ये सही है। तो देखिए इसमें कौन सही टैली नहीं कर रहा है, तो लखनऊ नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है। तो मान लीजिए नगर निगम नहीं है तो छावनी परिषद है, इसलिए ये सही मान लिया जाएगा। अगर नगर निगम नहीं है तो छावनी परिषद तो है ही, तो ये सही होगा। कानपुर नगर निगम है, ये भी सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, बल्कि गाजियाबाद नगर निगम है। वहाँ पर चेयरमैन नहीं होगा, नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं होगा, वहाँ पर मेयर इलेक्ट होता है, तो ये गलत है। काकोरी सही है। तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद नहीं है, बल्कि नगर निगम है, ये गलत है। तो कौन नहीं मिल रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, सी गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, इसका थर्ड हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है और ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा इस पर चर्चा करिए। जैसे इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। इसमें नगर पालिका के अध्यक्ष की बात हो रही, चेयरमैन की बात हो रही है। तो नगर पालिका के चेयरमैन का निर्वाचन कैसे होता है? अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। तो देखिए नगर क्षेत्र में नगर पंचायत भी आ जाएगा, नगर निगम भी आ जाएगा, नगर पालिका परिषद आ जाएगा। तो नगर पालिका का अध्यक्ष जो है वो नगर निगम के वयस्क से नहीं जुड़ेगा, वो अपने नगर पालिका के जो वोटर्स होंगे उनसे जुड़ेगा। तो ये कह रहा है कि अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। तो देखिए जो नगर क्षेत्र में अर्थात नगर निगम के निर्वाचित जो सदस्य है या नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं या आप कह सकते हैं नगर पंचायत के, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नगर पालिका के जो वोटर्स होते हैं जिनका निर्वाचक सूची में नाम होता है वो लोग इनको लूटते हैं, वो लोग चुनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नगर क्षेत्र में नगर पंचायत भी है, नगर पालिका भी, नगर परिषद भी, और जबकि चुनाव किसकी हो रही, चेयरमैन की है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि नगर क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है, उसमें नगर निगम भी है, नगर पालिका परिषद भी है, नगर पंचायत भी, छावनी बोर्ड भी है। तो ये गलत हो जाएगा। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ये दूसरा सही है, ये अपने नगर क्षेत्र में होगा, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तो ये जो वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम जिसका है वो लोग चुनेंगे। तो ये आपका दूसरा सही है। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ये गलत है, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं होगा। नगर निकाय में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो लोग इनको नहीं चुनते हैं। अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, तो ये चौथा सही है और आप बताएंगे दूसरा सही है। तो दूसरा और चौथा सही है। नगर निकाय के जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो नगर निकाय में नगर निगम भी है, नगर पंचायत भी, नगर पालिका, तीनों आ जाएगा। तो ये गलत है इसलिए। और अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा नहीं।
वयस्क अगर हैं भी और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो लोग उसको नहीं चुनेंगे, तो वोटर लिस्ट वाले ही चुन पाएंगे। दूसरा ऑप्शन सही क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम है, और चौथा सही है क्योंकि वार्ड के जो निर्वाचक होते हैं जिनका निर्वाचन सूची में नाम होता है वो चुनते हैं। दूसरा और चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है और बाकी सब गलत, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान के 73वें और 74वें, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार हैं? 73वां और 74वां ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आप बताएंगे निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 आई में दिया गया है, 243 आई में है। जिला योजना समिति ये 243 ZD में दिया गया है, 243 ZD में दिया गया है। राज्य का वित्त आयोग 243, आप बताएंगे जो ये राज्य का वित्त आयोग है ये 243 आई में है और निर्वाचन आयोग 243 के में है। तो देखिए निर्वाचन आयोग 243 के में है और जिला योजना समिति 243 ZD में है और राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। और इन सब का राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख है इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का भी जो उसका अध्यक्ष है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्य जिला नियोजन समिति का गठन भी राज्यपाल की सिफारिश पर होगा। राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड नहीं, ये नगर निकाय से जुड़ा हुआ नहीं है, चौथा गलत है, चौथा नगर निकाय से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला सही है, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है, जिला योजना समिति 243 ZD में है, राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। तो ये सही है, इसका जो हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। ये स्थानीय शासन से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो राज्य सरकार से लेना देना है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अगर पूछा जाए तो 243 के, जिला योजना समिति 243 ZD है, राज्य वित्त आयोग 243 आई है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है। ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन में लाया गया। 73वें में निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग आया और 74वें में जिला योजना समिति आया। बाकी राज्य सरकार जुड़ा हुआ, चौथा गलत है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारत में महानगर योजना समिति, तो ये जो महानगर योजना समिति है ये 243 ZE में दिया गया है, ZE में महानगर योजना समिति दिया गया है। और महानगर योजना समिति संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है। तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। जब 243 ZE में है तो संवैधानिक तो है ही, ये पहला सही है। दूसरा है उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। भाई महानगर योजना इसीलिए बनाया जाता है ताकि उस महानगर क्षेत्र का विकास किया जाए, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, ये भी सही है। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि महानगर योजना क्यों बनाया जाता है तो सीधी सी बात है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उनको हम लोग महानगर या महापालिका भी कर सकते हैं, नगर निगम भी कर सकते हैं। और अगर महानगर है तो संवैधानिक है, इसका गठन 243 ZE में किया जाता है और इसका काम होता है कि जो भी महानगर हैं उनका विकास किया जाए और विकास के लिए योजना बनाई जाए और जो भी राज्य सरकार ने लागू किया है उस राज्य सरकार के बनाए गए कानून को, उनके दिए गए जो भी प्रावधान है उसको जनता तक आसानी से पहुंचाया जाए। तो पहला भी सही है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, सही है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, बगैर प्रारूप के
बगैर इसके प्रिम्बल्स के या रूपरेखा के विकास नहीं होगा, मतलब उसकी ड्राफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ये दूसरा भी सही है। और सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण जिम्मेदारी भी इसकी होती है, जो कि पूरा भी करती है। तो आप बताएंगे पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें कुछ संस्थाएं हैं स्थानीय, वो उसको देखना है, और कुछ जो है नगरीय या ग्रामीण इकाई हैं, तो इसको मिलाना। जैसे झांसी क्या है, झांसी टाउन एरिया मतलब नगर पालिका है या नगर निगम है या नगर पंचायत है। तो झांसी अपने आप में एक नगर निगम है, महापालिका है, ये महापालिका है या नगर निगम है, क्योंकि इसकी आबादी 5 लाख से अधिक है। तो झांसी नगर निगम है। टुंडला जो है ये टाउन एरिया है, टुंडला टाउन एरिया नगर पालिका परिषद है। और जो मछली शहर है वो नगर पंचायत है, नगर पंचायत है। और जो सैफई है ये ब्लॉक है, क्षेत्र समिति है, क्षेत्र समिति है। तो देखिए झांसी नगर निगम हो गया, मछली शहर जो है वो आप बताएंगे नगर पंचायत हो गया, टुंडला टाउन एरिया मतलब नगर पालिका परिषद हो गया, सैफई एक ब्लॉक हो गया, प्रखंड हो गया। तो इसका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और जो डी है तो आप बताएंगे जो डी है उसका क्षेत्र समिति हो जाएगा, तो डी का डी हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए का 4 हो गया, और उसके बाद बी जो दिया गया है वो नगर पंचायत, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो इसमें आप कहेंगे ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मतलब दोनों तरफ वो दे दिया गया है, जबकि यहाँ पर 1, 2, 3 करना चाहिए था, वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दिया गया है इन लोगों के द्वारा। तो फिलहाल आप मिला सकते हैं झांसी नगर निगम है और मछली शहर है। तो इसका जो हो जाएगा ए का 4 सही है, और मछली शहर नगर निगम ये 3 हो जाएगा। सैफई जो है वो क्षेत्र समिति है, तो इसका जो हो जाएगा डी का 3 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो सैफई क्षेत्र समिति हो गया। इसी के हिसाब से आप मिला लीजिएगा, झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर पालिका परिषद है, सैफई क्षेत्र समिति है। तो ए का डी करना है, बी का बताएंगे बी करना है, और मछली शहर आप जो है नगर पंचायत से मिलाइएगा, टुंडला को नगर पालिका परिषद से मिलाइएगा। तो ये आप हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर पालिका परिषद है, सैफई क्षेत्र समिति है। तो इसी के आधार पर आपको टैली कर लेना है, आंसर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा ये मिला हुआ है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें ये कह रहा है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो मेयर का कार्यकाल प्रथम सेशन से लेकर के प्रथम अधिवेशन से लेकर के अगले 5 वर्ष तक होता है, अगले 5 वर्ष तक होता है। तो 5 वर्ष कब तक होगा, अगर मान लीजिए बीच में भंग हो गई तो अलग बात है, नहीं तो अगर भंग नहीं हो रही है तो प्रथम सेशन से लेकर के अगले 5 वर्ष तक मेयर का कार्यकाल होता है। तो इसका जो डी हो जाएगा, इसका डी होगा, 5 वर्ष हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको देखिए आसानी से पढ़िए, आराम से आप कर ले जाएंगे। एक कॉलेज का स्टूडेंट, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद जो म्यूनिसिपल काउंसिल है, तो म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। एक कॉलेज का स्टूडेंट अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ
इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी। मतलब क्या कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट चुनाव लड़ सकता है नगर निकाय का? तो एक कॉलेज का स्टूडेंट चुनाव लड़ सकता है, उसका मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। तो देखिए, वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले। नगर निकाय का या नगर पंचायत का या नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए प्राचार्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पहला गलत है। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो। निर्दलीय चुनाव भी लड़ा जाता है, तो गैर राजनीतिक दल में होकर के भी अगर आप राजनीतिक दल में नहीं हैं तो बगैर दल के भी अगर आप हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप राजनीतिक दल से ही हों। उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, ये सही है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है तो चुनाव लड़ सकता है, इस पर सहमति है। तो वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो चुनाव लड़ सकता है, और बाकी और फॉर्मेलिटीज करने की पहले ज़रूरत नहीं है। घोषणा दाखिल करना ये कोई ज़रूरी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन सही है। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो अभ्यर्थी चुनाव लड़ सकता है। उसकी यदि उम्र 21 वर्ष है और अध्यक्ष बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो जैसे इसमें ये पूछ रहा है कि नगरीय भारत का विस्तार, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफार्म है। मतलब जैसे अगर गांव की संख्या ज़्यादा हो रही है तो गांव की संख्या अगर बढ़ रही है, गांव का भौगोलिक विस्तार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर व्यापार नहीं हो रहा है, अर्थात वहाँ के अधिकतर लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और इस क्वेश्चन में ये आपको ढूंढना है कि जैसे अगर नगर बन रहे हैं तो नगर ज़्यादा हो रहे हैं तो नगरीय भारत का विस्तार हो रहा है, तो इसकी क्या शर्तें हो सकती हैं, अर्थात अगर जगह जगह पर नगर हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो ढूंढना है। तो अगर औद्योगिक विकास हुआ है तो औद्योगिक अगर विकास हुआ है तो गांव तो बढ़ेगा नहीं, उद्योगों के विकास हो जाने से नगर ही बढ़ेगा। ये सही है, क्योंकि नगर बाद में आता है और उद्योग पहले आता है। औद्योगिकरण ही नगरीकरण का जन्मदाता माना जाता है। अगर कृषि कार्य होंगे तो फिर गांव की संख्या ज़्यादा होगी, अगर गैर कृषि कार्य होंगे, औद्योगिक विकास होगा तो गांव की संख्या नहीं बढ़ेगी बल्कि नगरों की संख्या बढ़ती है। इंडस्ट्री पहले आता है और नगर बाद में बसता है, तो औद्योगिकरण ही नगरीकरण का जन्मदाता माना जाता है। पहला सही है। आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, सही है, जब नगर होगा तो आधुनिक सेवा के क्षेत्र का विकास तो होगा ही होगा, मॉडर्न सर्विस देने वालों की संख्या बढ़ेगी, ये भी सही है। परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, जब इंडस्ट्री है, नगर है, तो जॉब तो लगेंगे, मतलब अच्छे जॉब, अच्छे कार्य जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे, ये भी सही है, अर्थात स्थायी जॉब की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है, चौथा ऑप्शन सही है। उपर्युक्त सभी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए ये चारों ऑप्शन सही है, चौथा सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है। तो 33% जो रिजर्वेशन है महिलाओं को लेकर, ना तो लोकसभा में है, अभी लोकसभा में पारित नहीं करा पाए हैं, लोकसभा में तो ये भी गलत है, या राज्यसभा में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ना तो विधानसभा में, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा के चुनाव में, बल्कि स्थानीय निकायों के चुनाव में है। स्थानीय निकायों के चुनाव में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात है, और कुछ राज्यों ने तो 50% तक रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया है। स्थानीय निकाय में 50% रिजर्वेशन देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है।
तो इसमें 33%, ये क्वेश्चन में आपको ये पकड़ना है कि किस क्षेत्र में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो 33% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय में है, जो लोकल बॉडीज है, तो इसमें जो है 33% रिजर्वेशन की चर्चा है, थर्ड हो जाएगा। और अधिकतर राज्यों ने इसको बढ़ा करके 50% कर दिया है, तो अभी 33% हमारे पास संवैधानिक प्रावधान है, थर्ड हो जाएगा। अगला देखिएगा, जिला आयोजन समिति। तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, नगरीय और ग्रामीण दोनों मिलाकर के निर्वाचित सदस्य की संख्या 20 होती है और पदेन सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो देखिए, इसमें जिला आयोजन समिति जो है उत्तर प्रदेश का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, राजस्थान का अलग है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में आया है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो है हमें चलना है। तो राजस्थान सरकार ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ये प्रावधान किया था कि जिला आयोजन समिति में 20 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और 5 सदस्य पदेन होंगे। तो कहने का मतलब है कि हर राज्य में जिला आयोजन की समिति की संख्या अलग अलग होती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सेट करना है। तो 20 जो होंगे वो निर्वाचित होंगे और पदेन जो होंगे 5 होंगे। तो इसका पहला सही हो जाएगा, 20 निर्वाचित सदस्य होंगे और 5 पदेन सदस्य होंगे, पहला सही है। और इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा भी हो सकते हैं, विधानसभा विधान परिषद जिस राज्य में है तो वो सब भी इसमें पदेन सदस्य में आ सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुका है और इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन के। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। तो आपको बता दें कि जैसे जिस क्षेत्र की संख्या, जिस नगर पंचायत की संख्या 3 लाख से अधिक है, 3 लाख से अगर अधिक है तो वहाँ पर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। ऐसी जगह पर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है और इस वार्ड समिति में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, 2 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। इस क्वेश्चन में ढूंढना है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। तो इसी को पढ़ना है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। जिस नगर पंचायत की संख्या 3 लाख से अधिक है वहाँ पर कुछ वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति बनाई जाती है, ये सत्य है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें बोर्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। भाई, जहाँ पर वार्ड समिति है तो वार्ड समिति के जो सदस्य होते हैं वो पार्षद के रूप में निर्वाचित होते हैं, ये सत्य है। दूसरा भी सही है, वार्ड में रहने वाले 2 देने होगा, इस पे 2 होगा, 2 वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता, नॉमिनेट होता है, ये गलत है। वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होता है वो वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित नहीं होगा, यह नगर पंचायत के द्वारा नामित नहीं होगा, बल्कि वार्ड समिति के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये निर्वाचित होता है। चौथा गलत है, चौथा गलत इसलिए गलत है क्योंकि वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेशन इसका नहीं होता है, बल्कि वार्ड समिति के जो सदस्य होते हैं वार्ड समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो निर्वाचित होता है जो वार्ड समिति है उसके सदस्यों द्वारा। चौथा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और
तीसरा, ये थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा, समझिएगा। ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है, लेवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर इसका है, सिविल स्तर पर भी जा सकता है। तो देखिए नगर पालिका की अवधि के विषय में, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या, इसमें करेक्ट क्या है वही आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाउन एरिया के बारे में सही क्या है वही आपको बताना है। तो देखिए इसमें पढ़िए, पहला है नगर पालिका की अवधि की, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। तो नगर पालिका की अवधि जो है, नगर पालिका का जो कार्यकाल है, जिस दिन इसकी घोषणा होती है, रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन से शुरू होती है, या जिस दिन से सेशन की शुरुआत होती है उस दिन से। तो रिजल्ट आउट होते ही कार्यकाल की शुरुआत कभी किसी की ना हुई है और आगे भी नहीं होगी, पहला गलत है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ये सत्य है, क्योंकि जब पहला अधिवेशन हो जाता है वहीं से इसकी अवधि की शुरुआत हो जाती है। दूसरा सही है, नगर पालिका की अवधि, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। तो नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है, ये भी सही है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में भंग हो जाए, 2 वर्ष के अंतर्गत विघटित कर दी जाए, तो 5 वर्ष की है तो 2 वर्ष तक चली, उसके बाद भंग हो गई, तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित होगी। 2 वर्ष पहले बीत चुका था, तो जो अब आएगी गठित होगी वो 3 वर्ष की ही तो होगी, 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित होगी, ये सही है, क्योंकि 5 वर्ष है इसका कार्यकाल और 2 वर्ष बीत चुका है, बीच में भंग हो चुकी है, तो अगली जो गठित होगी वो बचे हुए कार्यकाल के लिए होगी, पूरे 5 वर्ष के लिए कभी नहीं होती है। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के अवधि के लिए गठित की जाएगी। नहीं, 2 वर्ष में अगर विघटित की गई तो 5 वर्ष के लिए नहीं आएगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, 3 वर्ष के लिए आ जाएगी। ये 5 वर्ष के लिए नहीं आएगी, क्योंकि 2 वर्ष ऑलरेडी हो चुका है तब भंग हुई है, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगी, 5 वर्ष के लिए नहीं आएगी। ये 5वां ऑप्शन गलत है। तो देखिए पहला गलत है और 5वां गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए, नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या होगा? अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब आपको क्लियर कर देते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, और छत्तीसगढ़ में जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष, लेकिन अगर आप यूपी में लड़ना चाहेंगे तो वो 30 वर्ष होगा, वो 30 वर्ष होगा। लेकिन अब ये चूंकि क्वेश्चन जो आया था ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, तो सारे जो ऑप्शंस हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट है, तो हम उसी के हिसाब से बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के आधार पर। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यूपी से मिल रही हैं, बस यहाँ पर ये 25 अगर यूपी का पूछा जाए तो 30 वर्ष होगा, तो हम छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 25 वर्ष से कम नहीं होगी, ये सच है, मतलब सच्चाई है इसमें, ये सत्य है। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये सही है। और जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है। तो देखिए मतदाता सूची में नाम होना अलग चीज़ है, क्योंकि अगर उस नगर पालिका परिषद में मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कहीं और पे अगर मतदाता सूची में नाम है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मतदाता सूची में नाम संसदीय क्षेत्र में भी होना चाहिए,
अगर नगर पंचायत का है तो वहाँ होना चाहिए, नगर निगम का है वहाँ होना चाहिए। तो जहाँ पर चुनाव हो रहा है अगर वहाँ के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो दूसरी जगह पर अगर मतदाता सूची में नाम है तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये तीसरा गलत है, ये तीसरा गलत है। अगर नगर पालिका परिषद में इसका वोटर लिस्ट में नाम होता तब ये सही होता। तो तीसरा गलत है। कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, नहीं, कोई व्यक्ति 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो मान लीजिए कोई पार्षद है और अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहे, लड़ सकता है, ये सत्य है, लेकिन जीतने के बाद उसे 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर 7 दिन के भीतर उसे पार्षद के पद से त्यागपत्र देना होगा। 7 दिन के भीतर उसे पार्षद के पद से त्यागपत्र देना होगा। तो पहला जो ऑप्शन है अध्यक्ष पद हो तो उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये सही है। अगर यूपी का पूछा जाता तो 30 हो जाता, हम छत्तीसगढ़ के आधार पर बता रहे हैं, पहला सही है। उसकी आयु पार्षद के लिए 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता नहीं। नगर पालिका के वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, हर जगह के मतदाता सूची के नाम से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा गलत है। कोई व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये गलत है। 1 वार्ड है, एक व्यक्ति एक ही वार्ड चुनाव लड़ेगा, 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। चौथा गलत है। कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद 7 दिन के भीतर उसे त्यागपत्र पार्षद के पद से देना होगा। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और 5वां सही है। पहला, दूसरा और 5वां, पहला, दूसरा, 5वां, सेकेंड ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। तो 17 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे और हम आशा करते हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और अगले टॉपिक में हम हिस्ट्री के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।